मुंबई उच्च न्यायालयात हॉकिंग अँड नॉन हॉकिंग झोनची जी केस आहे या केसमध्ये ऑर्डरच्या वेळी ज्यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे मी स्वतः ते केस अपंगांच्या टेलिफोन बुथधारकांचा प्रतिनिधी म्हणून मी सुप्रीम कोर्टात आमचीच संघटना लढतीये। ज्यावेळी कोर्टाची ऑर्डर झाली त्यावेळी ह्याच महानगरपालिकेने या अपंग स्टॉलधारकांना झेरॉक्स, टायपिंग, कुरिअर, स्टेशनरी आणि तिकिटिंग या 5ची परमिशन दिलेली आहे। ही परमिशन दिली असताना सुद्धा 28 तारखेला 2005च्या 28 तारखेला कोर्टाची हिअरिंग असताना महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी तिकडे उपस्थित होते। त्याच वेळी मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही अपंगांना या 5 परमिशन ऑलरेडी दिलेल्या आहेत, हे कोर्टाला सांगा की आम्ही यांना झेरॉक्स, टायपिंग, कुरिअर, स्टेशनरीची परमिशन दिलेली आहे, तुम्ही ताबडतोब ॲफिडेविट फाईल करा। आणि त्यावेळी BMCने ॲफिडेविट फाईल केलं नाही आणि ते फाईल न केल्यामुळे सुप्रीम कोर्टची जी ऑर्डर आलेली आहे त्याच्यामध्ये जो स्टेटस को मेंटेन ॲज इट इज, म्हणजे स्टेटस को मेंटेन्स म्हणजे तो PCO आहे तो ओनली PCO असं लिहून आलेलं आहे। हे जर मुंबई महानगरपालिकेचे जे प्रतिनिधी तिकडे होते सुप्रीम कोर्टामध्ये त्याच वेळी त्याने त्याचं ॲफिडेविट देऊन सांगितलं असतं की बाबा या टेलिफोन बुथधारकांना जोडधंदा म्हणून झेरॉक्स, टायपिंगची परवानगी दिलेली आहे, तर तसं आलं नसतं सुप्रीम कोर्टाचं। आणि आता सुप्रीम कोर्टाचं बोट टाकून मुंबई महानगरपालिका त्या स्टॉलमध्ये इतर काही विकायला देत नाही, म्हणजे ते स्वतःच एक चूक करायची आणि त्याचं संपूर्ण 2772 टेलिफोन बूथ आहेत मुंबई विभागामध्ये। त्या सगळ्या अक्षरशः या मोबाईल प्रसारामुळे उपासमारीची पाळी आलेली आहे त्यांची। आणि ही चूक केवळ मुंबई महानगरपालिकेने सुप्रीम कोर्टाला हे दाखवून नाही दिलं। आपण दिलेली परवानगी जी त्याने दिलेली होती की आम्ही त्यांना झेरॉक्सची, टायपिंगची परवानगी दिलेली आहे, हे जर त्याने त्याच वेळी कोर्टाला लिहून दिलं असतं ती समस्या कोर्टाने यापुढे आली नसती आणि हा प्रश्न सुटला असता। पण आपले जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी कुठल्याही प्रकारची जबाबदारी न करता बेफिकीर असतात, त्यांना कुठल्याही प्रकारची अपंगांची काही काळजी नव्हती। आणि त्याचं हे जिथं जागतं उदाहरण म्हणजे मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक अपंगांवरती केलेला हा अन्याय। त्यावेळी त्या केसला सुप्रीम कोर्टाला ती तारीख होती 28/5, त्या तारखेला मी तिकडे होतो आणि तिकडे मी त्यांना सांगितलेलं होतं की तुम्ही हे ॲफिडेविट फाईल करणं जरूर आहे आता, पण त्याने केलं नाही। आणि ते जे त्यावेळेचे मुख्य प्रधान हे होते म्हणजे अतिरिक्त आयुक्त गौतम चॅटर्जी म्हणून, जे आता म्हाडाचे VP आहेत, व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत, त्यांना हे सगळं माहिती आहे। पाटणकर त्यांच्याबरोबर तिकडे होता, AP मार्केटच्या आंदोलनाच्या संदर्भाने सुद्धा त्यांच्यापर्यंत गेलेलो होतो, पण भेटच देत नाही तो आता व्यक्ती। अशी परिस्थिती आहे, म्हणजे अधिकारी एकदा त्या खुर्चीवरती बसला आणि त्याने जे काही लिहिलं ती म्हणजे शेवटची अंतिम तारीख आहे किंवा काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे, अशा प्रकारचा गैरगैरसमज आहे त्यांचा। आणि या TV9च्या माध्यमातून आम्हाला न्याय मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। पहिली तुम्ही या विषयाला सुरुवात केलीत, किमान आयुक्तांपर्यंत प्रश्न जाऊन त्याची हिअरिंग लावून समन्स निघाले, जे 5 वर्षात निघालेले नव्हते ते निघाले। ही पहिली पायरी आपण चढलेलो। तुमच्याच माध्यमातून हा विषय जर तुम्ही असाच लावून ठेवला त्या संपूर्ण विभागात कमीत कमी 19 ते 18 हजार झोपडे आहेत आणि त्याच्यामध्ये 650 ते 700 लोक अपंग परिवार राहत आहेत तिकडे। अशा परिस्थिती पाहत आहेत की पावसाळ्यामध्ये इथे प्रत्येकाच्या घरामध्ये गुडघ्यापर्यंत पाणी असतं, त्याच्यामध्ये त्यांना झोपायचं वरती, खालती टेबलाच्या खालती काही दगड ठेवून त्याच्यावरती टेबल आणि त्याच्यावरती झोपायचं अशी परिस्थिती आहे। एकाही घरात संडास नाही। माझ्या आमच्या नंदाताईला संडासला जायला कमीत कमी 1.5 किलोमीटर लांब जावं लागतं, स्टेशनपर्यंत जावं लागतं मला, बाथरूमला मी जाते स्टेशनपर्यंत। आम्हाला काय AP मार्केटमध्ये पण सगळी आमची सुविधा असून सुद्धा आम्हाला त्यांनी घरातून बाहेर काढलं आणि बाहेर उचकून काढून शाने आमचं पाणी वगैरे काही आमचं ठेवलेलं नाही, आमचं रेशन देखील ठेवलं नाही त्या लोकांनी। इतकी आमची हालत त्यांनी केली की आम्हाला पाणी 1 ग्लास सुद्धा प्यायला त्यांनी दिलेलं आहे। म्हणजे गव्हर्नमेंट की आम्ही अपंगांना ते लोक बघू शकते, चांगल्याला बघायला आहेत ते अपंगांनी त्यांना काय केलेलं आहे। अपंगांची मुलं शाळेत जातात, त्यांची फी भरणार, टेलिफोन बूथ आहे, त्या टेलिफोन बूथवरती सुद्धा आम्हाला काही मिळत नाही। 1 रुपयाचा आम्ही कठीण चहा न पिऊ शकते त्या टेलिफोनवरती, तर आम्ही घर काय खरेदी करणार, भाडा कसा भरणार, आम्ही लाईट बिल कसा भरणार? हा एवढं काय नाही, मुलांना आम्ही काय घालू शकणार? एवढं काय गव्हर्नमेंट आमच्यासाठी काही करू शकते नाही, फक्त नॉर्मल लोकांसाठी करू शकतात, आमच्यासाठी का नाही करू शकतं? हा आम्ही बाथरूमसाठी एवढं लांब जावं, आम्हाला संडास बाथरूम आमच्या घरात राहावं आणि आम्हाला कॅपिट मार्केटमध्ये झोपी तलाव ह्याच आम्हाला जागा द्यावी त्यांनी, कन्सई करून त्यांनी आमच्या अपंगाला तिथे त्यांनी आमची जागा आम्हाला तिथंच मिळावी हेच मी बोलते। विकलांग लोगों को जिनको टेलीफोन बूथ तो दिया गया है उनको बिजनेस और धंधा करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है, और जो अभी भी विकलांग घर में पड़े हुए हैं सरकार उनको टेलीफोन बूथ बंद कर दी है। कृपया उनको विकलांगों के लिए पुनर्वास के लिए जीवन जीने के लिए उनको स्टॉल का लाइसेंस पुनः जो है पास किया जाए और उनके स्टॉल को दिया जाए। मैं ऐसी प्रशासन से प्रार्थना करता हूं कि अभी जिनको मिला है और जिनको नहीं मिला है उनके विकलांग के लिए भी कृपया प्रशासन सोचे और उन्हें टेलीफोन बूथ दे। मुंबई महानगरपालिका या राज्य के किसी भी महानगरपालिका द्वारा
विकलांग लोगों को गए 15 साल से किसी भी किस्म की रोजगार का अवसर दिया नहीं गया है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट राइटिंग के अंदर है मेरे पास लिखित, क्योंकि हमारा जो विकलांगों का जो कानून आया है उस कानून के अंदर उनके जो हर बजट का, हर नगर पालिका महानगर पालिका का जो सालाना बजट है उसमें का 5% निधि विकलांगों के लिए खर्चा करना कानूनन प्रावधान है। वैसी सरकार द्वारा ऑर्डर निकाली गई है 97 में। 97 से लेकर 2010 तक एक भी महानगर पालिका ने ऐसे किस्म का पैसे का प्रावधान ही किया नहीं। हमारी संगठन जो पूरे महाराष्ट्र में कार्य करती है उसके माध्यम से नासिक, जलगांव, सांगली, सोलापुर, मुंबई महानगर पालिका और थाने, इस 7 महानगर पालिकाओं से मैं इस कानून के आधार के ऊपर 2-2 करोड़ रुपया उनके पास से अलोकेशन यानी अलॉटमेंट किया। साल के अंदर 2009-2010 के लिए विकलांगों के लिए 2 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, ऐसा लिखित दिया उन्होंने। उस 2 करोड़ के अनुसार हमने उनको प्रस्ताव दिए कि भाई विकलांगों को रोजगार के लिए उसका पहले ये प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे, वहाँ पे अपन प्रशिक्षण देंगे, उनके पास ये उत्पादन बनाएंगे और ये उत्पादन इनके स्टॉल में बिक्री करेंगे। ऐसे 2 करोड़ का 200 विकलांगों का पुनर्वसन का प्रस्ताव दिया। वो पुनर्वसन का प्रस्ताव उन्होंने महासभा में मंजूरी के लिए लिया जरूर था, उन्होंने वो महासभा में मंजूरी के लिए ही नहीं लिया और हमारे पैसे लैप्स किए। अभी 2010-2011 इसके लिए भी 2 करोड़ रुपया उन्होंने दिया हुआ है, ये माहिती के अधिकार पे मेरे पास लिखित है। लेकिन इस साल के भी अभी आखिरी मार्च महीने की मीटिंग है और उसके अंदर भी वो हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका उन्होंने 65 लाख रुपया इस साल के लिए दिया हुआ है। मैं उनके लिए बोला कि 50 विकलांगों को महानंदा के स्टॉल दो, जिसके अंदर महानंदा तुमको 1 लाख रुपए का स्टॉल, फ्रीज, लाइट सब कुछ देती है और वो डिपॉजिट रहता है। महानगर पालिका उनके पास से पैसा डिपॉजिट भरे और हर विकलांगों को महीने का 1000 रुपया, 1200 रुपया उसको हफ्ता देके वो जब उसका पैसा पेमेंट होएगा तब वो वापस दिया जाएंगे। ऐसे अगर प्रस्ताव दिया है, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस विषय को सुनने के लिए तैयार नहीं है और इस साल का भी 65 लाख रुपया वो लैप्स करने वाली है। अभी प्रशासन के पास लेटर दिया, ये जिनके अंदर आती है सब महानगर पालिका, ये जो मनु श्रीवास्तव नगर विकास के सचिव है उनको जाके लेटर दिया। अगर आखिरी हमारे पास क्या रहेगा, अगर तुम लोग पैसे की तरतूद करते हो, हम प्रस्ताव देते हैं, उस प्रस्ताव को तुम कचरे के डब्बे में डाल देते हो और मंजूर किया हुआ पैसा वो वापस लैप्स करते हो, रद्द करते हो, तो इसको क्या कहा जाए? ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सा लोकतंत्र है? यही समझ में नहीं आ रहा है। और हमारा एक भी नुमाइंदा नहीं है, इसके लिए हमारी इस विषय को कोई उठाता नहीं है हाउस के अंदर और कोई उठाता नहीं है। हमने जलगांव महानगर पालिका से लोक प्रतिनिधियों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया है कि भाई विकलांगों को, इस देश के अंदर 8.5 करोड़ विकलांग है, महाराष्ट्र के अंदर 18.5 लाख विकलांग है, इनकी समस्या बहुत अहम है और उस समस्याओं की ओर नजर देने के लिए उनका एक नुमाइंदा, उनका एक प्रतिनिधि राज्यसभा के ग्राम पंचायत स्तर पर होना चाहिए, ऐसा जलगांव महानगर पालिका लोक प्रतिनिधियों ने ठहराव किया है। लेकिन उस ठहराव का कोई असर नहीं हो रहा है। हमारे नए जो मुख्यमंत्री है उनके पास से हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये प्रस्ताव कैबिनेट के अंदर लेके जाके उसका अनुमोदन करके ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और राष्ट्रपति के खासदार या आमदार नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन महानगर पालिका, नगर पालिका जो विकलांगों का कानून है उस कानून का पूरा जो निधि का प्रावधान है वो ये सब नगर पालिका महानगर पालिका के पास है। तो हमारा महानगर पालिका और नगर पालिका में जो स्वीकृत सदस्य लिए जाते हैं उसके अंदर एक विकलांग व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना ये हम अहम जरूर है, क्योंकि मैं इसके लिए सबूत के साथ में बता रहा हूँ कि 7 महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, उन्होंने गए 4 साल से 10-10 करोड़ रुपया विकलांगों को दिया। मैंने उनके माहिती के अधिकार से ऊपर लिखित लाया, उन्होंने मुझे बताया आपके 10 करोड़ रुपया मुंबई की जितनी भी रुग्णालय है उस रुग्णालय को देके तुम्हारे सब विकलांग को हम अतिरिक्त तो जो अवयव लगते हैं यानी लकड़ी के पैर, कुबड़ी, ये हम विनामूल्य देते। हमने ताबड़तोब 700 रुपया कुबड़ी का दिया हुआ बिल लाके आयुक्त जो स्वाधीन क्षत्रिय थे उनके हाथ में दिया। बोले साहब क्या आप खोटा बोलते हो कि हमारे 10 करोड़ रुपए आपने चारों रुग्णालयों को दिया और हमको कृत्रिम अवयव विनामूल्य मिलते। ये देखो कृत्रिम अवयव का 700 रुपया मेरा विकलांग भर के लेके आया। तो उन्होंने इंक्वायरी लगाई, विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा जो रिपोर्ट आया है, गए 4 साल से 10-10 करोड़ रुपया ये चारों रुग्णालय, जे नायर, ये जो महानगर पालिका की रुग्णालय है उसके अंदर 2.5 करोड़ रुपया दिया था, वो आज भी 4 साल से वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, एक भी रुपया उसमें का खर्चा नहीं हुआ है। यानी क्या अंधार है ये जरा देखो। और ये मैं लिखित लाया हूँ, इसके ऊपर विजिलेंस का इंक्वायरी का रिपोर्ट आया हुआ है और इसकी सबके ऑर्डर्स है मेरे पास, सबके कागजात है, लेकिन मेरी कोई आवाज ही नहीं सुनता है। अभी मुंबई उच्च न्यायालय के अंदर इस विषय के अंदर याचिका दाखिल की है, आज 2 साल हो गए, याचिका क्रमांक 44 है 2008-2009 की। आज 2 साल से राज्य सरकार उसके ऊपर जवाब ही नहीं देती है, उनका एफिडेविट ही फाइल नहीं करती है। तो हम करें तो क्या करें आखिर? कुछ आप कोई सभी इस देश के अंदर के जो नागरिक है, सवाल विकलांगों का नहीं है, हर जगह पे इसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति है। जो सरकारी अधिकारी है, जो प्रशासन है, वो किसी को मानने को तैयार नहीं है, जो उनको पैसा खिलाएगा उन्हीं का काम होता है। और हमारे विकलांगों के पास ये परिस्थिति नहीं है।